इकोनॉमिक्स तो आपने बहुत सुना होगा, मगर आज की दुनिया में इकोनॉमिक्स ज़रा आउटडेटेड हो चुकी है और जो ट्रेंड में है वो है बटनॉमिक्स। खैर, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये बट का आखिर सीन क्या है शुरू से बताते हैं, मगर पहले ज़रा आसान भाषा में समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है। आपके हाथ में इस वक्त जो फ़ोन है उसमें एक ऐप होगा, इंस्टाग्राम। चलाते तो होंगे ही। शायद आप में से कुछ लोगों के सामने कभी ना कभी एक रील भी आई हो। एक लड़की अपनी कमर को घुमाकर कैमरे की तरफ देखती है। बैकग्राउंड में एक ट्रेंडिंग गाना चल रहा होता है और डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है ग्लोइंग एंड ग्रोइंग। साथ में लिखा होता है हैशटैग बूटी क्वीन, यूजर नेम @diva flawless। खैर, ये कहानी किसी एक इन्फ्लुएंसर की नहीं है, ये आज की डिजिटल ब्यूटी कल्चर का सिंबल है। ऐसी कितनी ही इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बट की खूबसूरती के सहारे इंस्टा बिजनेस मॉडल तैयार कर रही हैं। भारत में अंजलि अरोड़ा है, जिनके इंस्टाग्राम पर मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो स्टार हैं। दोस्ताना फिल्म में जॉन अब्राहम है, जिनको शॉर्ट्स के ऊपर खींचते दिखाया गया है। जहाँ कभी चेहरे को सुंदरता की पहचान माना जाता था, अब बट सेंटर स्टेज पर आ गया है। कैमरा फेस से नहीं, पीछे से शुरू होता है। हर पेपराजी किसी सेलिब्रिटी के सामने से फोटो लेने के बाद पीछे घूमने को बोलता है, लेकिन बट की इस पॉपुलैरिटी के पीछे सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, एक बड़ा साम्राज्य भी है। छोड़िए असली कहानी पर आते हैं। कहानी शुरू होती है बट से। बिल्कुल ठीक सोचा आपने, जो आप सोच रहे हैं उसी बट की बात कर रहे हैं। आजकल बट सिर्फ बॉडी का एक पार्ट नहीं रहा, इसकी कहानी पहुंच गई है ब्यूटी इकोनॉमी तक, या फिर कहें कि बूटी इकोनॉमी तक। वैसे आम बोलचाल की भाषा में कहें तो बट हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिस पर हम बैठते हैं। तशरीफ रखिए, सुना होगा आपने। बिल्कुल ठीक, हम उसी तशरीफ की बात कर रहे हैं। हालांकि आज ये तशरीफ या बट एक सिंबल बन गया है ब्यूटी का, पावर का, सेक्सीनेस का और हाँ, कुछ लोगों के लिए इनसिक्योरिटी का भी। इंस्टाग्राम खोलेंगे, रील स्क्रॉल करेंगे तो शायद हर दूसरी या तीसरी रील आप में से कुछ लोगों को बूटी फ्लॉन्ट करने वाले ट्रेंड बड़े आराम से दिख जाएंगे। जिम कल्चर, म्यूजिक वीडियोस, फैशन शोज, यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी, सबके सब बट के पीछे भाग रहे हैं। अब एक सवाल ये है, आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बट की ब्यूटी में आखिर इतनी पावर आई कहाँ से? तो सुनिए, कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी की शुरुआत से। साल था 1800। आम जनता में यानी ड्रामा, प्ले बहुत पॉपुलर हो रहे थे। क्रेज था बिल्कुल जैसे आजकल फिल्मों का है। उस समय एक फैशन चलता था बसल। ये बसल वो था जो औरतों की कमर के पीछे ड्रेस का एक हिस्सा हुआ करता था, या फिर कहें एक पैडिंग जैसी होती थी ताकि उनका बट बड़ा दिख सके। यह एक तरीके का पेटीकोट था जो हार्ड मटेरियल से बना था। अब कहानी ये थी कि जितना बड़ा बसल, महिला उतनी ही क्लासी समझी जाती थी। हेदर राडके ने बट्स अ बैक स्टोरी में लिखा है, द मोर अ लेडी रिजेंबल्ड अ सोफा द रिचर शी अपीयर्ड। 1885 में महान लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शो के एक प्ले आर्म्स इन द मैन में तो इस बसल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ था। बाद में ऑस्कर जीतने वाली फेमस फिल्म गॉन विद द विंड की हीरोइन स्कारलेट ओहारा भी इसे पहनती थी। पुरानी अंग्रेजी फिल्मों में ये ड्रेस दिख जाएगी। हालांकि बहुत बार इस ड्रेस की वजह से आग पकड़ लेती थी और औरतों की मौत भी हो जाती थी, लेकिन ये फैशन में बना रहा था। हालांकि इस दौर में बट को ओपनली सेक्सी नहीं बोल सकते थे, तो लोग कॉर्सेट्स और पैडिंग से उसे इनडायरेक्टली हाईलाइट करते थे। मतलब बट चाहिए था पर उसे कोई नाम नहीं देना था। और यही शुरू हुआ मोनोबम का ट्रेंड। ऐसा बट जो दिखे तो सही पर क्रैक्स ना दिखे, एक स्मूथ सरफेस और साथ में जरा सा तड़का फेक परफेक्शन का भी। 1800 की शुरुआत में यूरोप में एक ब्लैक महिला रहती थी। महिला का नाम था सहारा बार्टमैन। सब ठीक चल रहा था, मगर सनसनी तब फैल गई जब सहारा को जू या सर्कस जैसा डिस्प्ले किया जाने लगा। लोग उसे वीनस हॉटेनटोट बुलाते थे। वीनस यानी ब्यूटी गॉडेस और हॉटेनटोट एक रेसिस्ट टर्म था जो डच कॉलोनाइजर्स खोई वुमेन के लिए इस्तेमाल करते थे। एक तरफ उसे सेंसुअल और डिजायरेबल बताया गया और दूसरी तरफ उसे प्रिमिटिव और लेस देन ह्यूमन साबित करने की कोशिश हुई। मगर क्यों? तो सुनिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका बट बहुत बड़ा था। उसके शरीर का मजाक बनाया गया, साइंटिफिक स्टडीज की गई, यहाँ तक कि उसके बट को प्रूफ ऑफ ब्लैक विमेन्स हाइपरसेक्सुअलिटी तक बताया गया। दरअसल सहारा का बट एक मेडिकल कंडीशन स्टिएटोपाइया की वजह से बड़ा था। इतना ही नहीं, सहारा की मौत के बाद भी स्केलेटन, ब्रेन और जेनाइटल्स 1974 तक पेरिस के एक म्यूजियम में डिस्प्ले पर रखे गए। उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक स्पेसिमेन समझा गया। ये कॉलोनियल साइंस और रेसिज्म की सबसे घिनौनी मिसालों में से एक थी। उस दौर में वेस्टर्न कल्चर में लोग उसे एक सबूत मानते थे कि अफ्रीकन महिलाएं ज्यादा सेक्सुअल होती हैं। उसके बट को देखकर कहा गया
ये औरतें वाइल्ड हैं, प्रिमिटिव हैं, ये खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। और यही लॉजिक स्लेव ओनर्स ने सेक्सुअल वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया। सहारा के बट को देखकर ही कॉलोनियल यूरोप में बट को इरोटिक, एक्सोटिक और ब्लैक औरतों के शरीर को डिजायरेबल बट डेंजरस कहा। और यही पहला बड़ा मोड़ था जब बट सिर्फ बॉडी पार्ट नहीं रहा, वो बन गया रेशियल स्टीरियोटाइप। फिर उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर बट की ब्यूटी को इतनी पावर आई कहाँ से। इस सवाल के जवाब में कुछ लोग इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का हवाला देते हैं। हेदर राडके अपनी किताब बट से बैक स्टोरी में बताती हैं कि कई इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट बट के प्रति आकर्षण को बायोलॉजिकल बताते हैं। एक थ्योरी कहती है कि जब महिला की कमर से हिप का झुकाव यानी लंबर कर्वेचर 45 डिग्री के आसपास होता है तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय वो पोस्चर रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करता है। मतलब आइडियल बूटी एंगल भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ बेचा जा रहा था। सीरियसली, मतलब बूटी के पीछे भी फॉर एजिंग एंगल ढूंढ रहे हैं, यानी वो एंगल जिस पर जानवर हमला करने की मुद्रा में होता है या अपना चारा ढूंढने के लिए फोकस्ड होता है। राडके ने इस लॉजिक को चैलेंज किया, लिखा द काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी लॉजिक ऑफन सर्व्स टू जस्टिफाई करंट कल्चरल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। यानी साइंस का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता है ताकि जो अभी ट्रेंडी है उसे नेचुरल और लॉजिकल साबित किया जा सके। लेकिन बट का ऑब्सेशन कोई आज का नहीं है, इसका इतिहास भारत में भी है। मध्य भारत के खजुराहो और ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर में आप देखें तो वहाँ की मूर्तियों के शरीर के कर्व्स, कमर, हिप्स बट को बहुत कला और सौंदर्य से दिखाती है। वहाँ ये अंग इरोटिक नहीं बल्कि डिवाइन सेंसुअलिटी का प्रतीक हैं। क्लासिकल नृत्य जैसे भरतनाट्यम और ओडिसी में भी त्रिभंग मुद्रा यानी नेक, वेस्ट और नी के झुकाव के जरिए बट और कमर को ग्रेस और शक्ति का एक्सप्रेशन माना जाता है। यानी हमारे समाज में कर्व्स को सेलिब्रेट करने की संस्कृति थी, शर्माने की नहीं। भारतीय कला में जो डिपिक्शन था वो इरोटिक होते हुए भी सम्मानजनक था, वॉयरिज्म नहीं बल्कि विजुअल पोएटिक्स। उसी जमाने के मैथिली भाषा के महान कवि विद्यापति ने स्त्री सौंदर्य पर काफी कुछ लिखा है। उनकी कविताओं में स्त्री अंगों में नितंब का वर्णन दूसरे नंबर पर है। वह लिखते हैं, कटिकेर गौरव पाओल नितंब एक एक खीन ओक अबलम्ब। कटी अर्थात कमर का गौरव नितंबों ने पा लिया है, एक क्षण हुआ है तो अन्य पर जाकर आश्रित हो गया है। वापस कहानी पर लौटते हैं। जिस वक्त यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत में ये सब चल रहा था, उसी दौर में एक फैशन भी आया, नाम दिया गया विक्टोरियन फैशन। उस दौर में व्हाइट औरतों ने भी बट को फैशन में शामिल किया, पर कुछ अपने तरीके से। यही था वो टाइम जब बसल का चलन आया। वही बसल जिसकी हमने कुछ देर पहले बात की थी, जिसमें कमर के पीछे पैडिंग डाली जाती थी ताकि बट उभरा हुआ लगे, लेकिन ये असली नहीं था। दरअसल तब विक्टोरियन सोसाइटीज पब्लिकली सेक्सुअलिटी को अनएक्सेप्टेबल मानती थी, लेकिन सीक्रेटली ऑब्सेस जरूर थी। एक तरफ विनम्र बनना था और दूसरी तरफ सेक्सुअलिटी भी दिखानी थी। और हाँ, एक बात और सुनिए, उस दौर में ये कपड़े डिजाइन करते थे मोस्टली मर्द और सिलती थी गरीब औरतें। मतलब एक बट फोकस्ड इंडस्ट्री बन चुकी थी, प्लेजर मर्दों का था, मजदूरी औरतें कर रही थी। हेदर राडके ने अपनी किताब में कमाल की बात लिखी है, her body is both on top of and underneath the cages and cotton and her body is on display, or at least somebody's body is on display। यानी जो बॉडी दिख रही थी वो असल औरत की नहीं थी, बल्कि एक डिजाइन की गई फैंटेसी थी जिसे मर्दों ने बनाया और बाकी समाज ने कंज्यूम किया। फिर आया 1910 का दशक। तब ट्रेंड में आया फ्लैपर फैशन, जहाँ सिलुएट स्ट्रेट थी और बट कंप्रेस किया जाता था। अब कर्व्स नहीं, एंगल डिजायरेबल हो गए थे। नया फैशन चला, फ्लैट बट इक्वल्स टू मॉडर्न वुमेन। उस दौर में कहा गया फ्लैट वॉज फैब। जब फ्लैपर फैशन और किमोनो स्टाइल ड्रेसेस आए तो फ्लैटनेस को भी क्लासिक कहा जाने लगा। औरतों के हिप्स और बट्स को कंप्रेस किया गया ताकि बॉडी स्ट्रेट लगे। फैशन ने डिसाइड किया कि अब फ्लैट बॉडीज मॉडर्न हैं। कहा गया कर्व्स डोमेस्टिक है, फ्लैटनेस लिबर्टेड है, लेकिन इस लिबरेशन में भी बॉडी एक सिंबल बना रहा। अब जो दिख रही थी वो थी टीन लाइक अंडर एज बॉयिश बॉडी, और ये भी सेक्सुअलाइज थी, एक परपेचुअल एडोलेसेंट इमेज जो मैच्योर विमेन को इरेज कर रही थी। उस दौर में बट को फैशन से गायब किया गया, लेकिन बॉडी पॉलिटिक्स वैसी की वैसी रही। मगर अब सुनिए, दौर बदला और 1990 के दशक के आते आते एक गाना आया, सर मिक्स-अ-लॉट का गाना बेबी गॉट बैक आया और एक बार फिर बट पॉप कल्चर में ब्लास्ट कर गई। गाने की शुरुआत में दो वाइट लड़कियां एक ब्लैक औरत की बूटी को देख रही हैं और कहती हैं इट इज सो बिग।
फिर मिक्सर लॉट उस बट को सेलिब्रेट करता है, कहता है आई लाइक बिग बट्स एंड आई कैन नॉट लाई। अब यहाँ डिबेट शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं ये ब्लैक ब्यूटी को रिक्लेम करने वाला मोमेंट था, तो कुछ कहते हैं ये भी वही मेल गेज वाला वर्जन था जहाँ औरत का बट फिर से ऑब्जेक्ट बन गया, एक पेडेस्टल पर डिस्प्ले किया गया। मिक्स ने बूटी को नया नाम तो दिया, पर उसमें भी डिजायरेबल बॉडी को मर्द डिफाइन कर रहे थे। और फिर साल 2000 के आते आते बट सिर्फ एडमायरेशन या शर्म का सब्जेक्ट नहीं, वो बन गया प्रोडक्ट। किम कार्दाशियन ने शेपवियर की एम्पायर खड़ी की, नाम था स्किम्स। जेनिफर लॉपेज की बॉडी को रेड कारपेट पर ग्लोरीफाई किया गया। इंस्टाग्राम का दौर आया तो बेल्फी बट सेल्फी ट्रेंड करने लगा। जेन सेल्टर जैसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने इसे पैसे में बदला। फिटनेस इंडस्ट्री ने बूटी बैंड, ग्लूट चैलेंज, लेगिंग्स बेचने शुरू किए। तभी जेनिफर लॉपेज जैसी लैटिन विमेन की बूटी को मीडिया ने सेक्सी बोलना शुरू किया, और आज तो जिम लेगिंग से लेकर प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक्स तक सब बट सेल कर रहे हैं। कपड़े अब बॉडी फॉलो करते हैं, बॉडी कपड़े फॉलो नहीं करती। इस तरह ट्रेंड में आया ब्राजीलियन बट लिफ्ट, एक रिस्की कॉस्मेटिक सर्जरी जिसमें फैट को निकालकर बट में इंजेक्ट किया जाता है। BBL यानी ब्राजीलियन बट लिफ्ट ने बट को लिटरली खरीदने बेचने की चीज बना दिया। और मजे की बात यह है, वो बट जिसे पहले वल्गर कहा गया अब लग्जरी बना। इसमें फैट सक्शन करके बट में डाला जाता है ताकि वो बिगर और राउंडर दिखे। ये सर्जरी इतनी पॉपुलर हुई कि मायामी से लेकर मुंबई, दिल्ली तक लोग करवाने लगे। लेकिन जितनी तेजी से इसका चलन बढ़ा, उतनी ही तेजी से इसके खतरे भी सामने आए। कई देशों में इसे दुनिया की सबसे खतरनाक कॉस्मेटिक सर्जरीज में गिना जाने लगा, क्योंकि इसमें फैटिलिटी रेट भी बहुत ऊंचा है। फिर भी लोग इसे करवा रहे हैं, क्योंकि आज का ब्यूटी आइडियल यही कहता है फ्लैट स्टमक प्लस बिग बूटी इक्वल्स टू परफेक्ट बॉडी। और इस बॉडी आइडियल को फ्यूल कर रहा है जिम कल्चर। आज हर फिटनेस इन्फ्लुएंसर बूटी डे की बात करता है। एक्सरसाइज जैसे हिप थ्रस्ट, डंकी किक्स, ग्लूट ब्रिज, बूटी बैंड स्क्वाट्स। इतना होता तो भी ठीक था, पर 30 days to a rounder butt, grow your glutes fast, पीच बूटी वर्कआउट तक ट्रेंड में चल रहा है। ब्लैक और ब्राउन वुमेन की नेचुरल बूटी को डिकेड्स तक वल्गर कहा गया, और आज उसे सर्जरी से रेप्लिकेट करने की कोशिश हो रही है। ये एप्रोप्रिएशन नहीं तो और क्या है। आज का जिम सीन देखेंगे तो हर दूसरा जिम डू लेग डे स्किप करता है, और हर दूसरी लड़की का बूटी डे पे फोकस है। बूटी बैंड्स, रेजिस्टेंट वर्कआउट्स, ग्रो योर ग्लूट्स इन 30 days चैलेंज, टिकटॉक लेगिंग्स, बट काउंटरिंग मेकअप, सब मिलकर बना रहे हैं एक नया बूटी स्टैंडर्ड, जो फिल्टर और एंगल के बिना वैसा होता ही नहीं। बहुत पहले से लोग मानते रहे हैं कि वाइड हिप और बिग बट वाली महिलाएं बेहतर प्रजनन करती हैं और उससे उत्पन्न संतानें हेल्दी होती हैं। एक सेफली बट यह बताता है कि इंसान अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक है, साथ ही यह महिला की सेक्स अपील से भी जुड़ा है। सुंदर चेहरा, ब्रेस्ट इत्यादि नैसर्गिक है, लेकिन सेफली बट का मतलब है कि इंसान इसको लेकर गंभीर है। पुरुष फेमिनिन कर्व के प्रति आकर्षित रहते हैं, तो यह कर्व एक इरोटिक आकर्षण पैदा करता है। पॉप कल्चर ने इसको और फेमस बनाया है। जेनिफर लॉपेज, निकी मिनाज, किम कार्दाशियन, बियॉन्से, सब ने इसे पॉपुलराइज किया है। हैरानी की बात तो ये है कि ये सब केवल लुक्स तक सीमित नहीं है, ये बिजनेस है। जिम सप्लीमेंट्स और बॉडी वर्कआउट या इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी, प्लास्टिक सर्जरी, बूटी क्रीम्स, लेगिंग्स, फिल्टर्स, मार्केट में सब बिक रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि एक पूरी सेक्सुअल वेलनेस इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। तमाम तरह के सेक्स पोजीशन, स्पैंकिंग और ऑर्गेज्म से जुड़े कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहे हैं, और इनके इर्द गिर्द टूल्स और मेडिसिन बिक रहे हैं। यह चीज सेक्सुअल पावर और एक्सप्लोरेशन को प्रमोट कर रही है। जेनजी के लिए यह टैबू नहीं है, बल्कि सामान्य है। पिछली जनरेशन के लोगों को यह अनकंफर्टेबल कर सकता है, पर नई पीढ़ी जेनजी और उसके आगे के लिए यह बिल्कुल कंफर्टेबल मुद्दा है। आज इन्फ्लुएंसर्स अपने बूटी शॉट्स को ना सिर्फ अटेंशन बल्कि स्पॉन्सरशिप और इनकम भी बना रहे हैं, लेकिन फोकस फेस से हटकर पीछे शिफ्ट हो गया है, लिटरली। शकीरा के गाने हिप्स डोंट लाई ने तो धमाल ही मचा दिया था। अब बट समाज में पूरी तरह स्वीकृत है। हमारा प्यारा बॉलीवुड भी इसमें पीछे नहीं। सॉन्ग्स और आइटम नंबर्स बट ऑब्जेक्टिफिकेशन के विजुअल ब्लूप्रिंट बन गए हैं। पुराने गानों में श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के गानों से लेकर मुन्नी बदनाम हुई, फेविकॉल से चिकनी चमेली से लेकर हाल ही में उर्वशी रौतेला की साउथ इंडियन फिल्म के डाबिडी डाबिडी गाने तक, कैमरा एंगल से लेकर कोरियोग्राफी तक सब कुछ बट सेंट्रिक है। और वो गाना तो आपने सुना ही होगा, बीट पे बूटी। इसमें वही चीज दोहराई जाती है, सेक्सुअलिटी बेची जाती है, लेकिन कंट्रोल रहता है मेल गेज के पास।
नोरा फतेही को भी शायद आप जानते ही होंगे और नोरा का वो फेमस हाई गर्मी का हिप वाला स्टेप भी देखा होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ औरतों तक सीमित रहा, ये भी बताया जाने लगा कि स्त्रियां पुरुषों के बट को लेकर आकर्षित होती है। फिल्म सावरिया में रणवीर कपूर का एक सीन तौलिया लपेटे दिखाया गया। इस तरह जॉन अब्राहम को दोस्ताना फिल्म में बट प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया। आमिर खान को पीके में, वही सैफ अली खान ने ओमकारा फिल्म में बट दिखाने से मना कर दिया था। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर को गुस्से में बोल दिया तुम भी दिखाओ, लेकिन एक दशक बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दिखाना चाहिए था, गलती हो गई। वही बेफिक्रे फिल्म में रणवीर सिंह ने अपने बट दिखाई, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस सीन को काट दिया। बाजार और बिजनेस का मानना है कि सिर्फ विमेन ही क्यों इसके पीछे रहे, पुरुष समाज भी बहुत बड़ा मार्केट है। यही नहीं, अब तो एड्स भी बट बेस्ड टारगेटिंग करने लगी हैं। जीन्स फिटिंग एड्स, लेगिंग्स, शेप वेयर, सब में वही विजुअल स्टैंडर्ड बार बार रिपीट किया जाता है। इसके अलावा बट केयर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तमाम तरह की क्रीम और दवाइयाँ मार्केट में हैं ताकि बट को और ज्यादा स्मूथ और सुंदर दिखाया जा सके। हेदर नाटकर ने अपनी किताब में बताया कि बट नेवर रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, दे ऑलवेज रिप्रेजेंट हु इज लुकिंग। यानी बट क्या है इससे ज्यादा मायने रखता है कि उसे कौन देख रहा है और किस नजर से देख रहा है। मतलब ये है जो बट आज एडमायर हो रहा है वो भी किसी और की नजर से डिफाइन हुआ है, और अक्सर वो नजर होती है मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री की। 2020 में एक एस्टिमेट था, BBL यानी कि ब्राजीलियन बट लिफ्ट इंडस्ट्री अलोन इज वर्थ ओवर $1 बिलियन ग्लोबली। और मजे की बात, जिन फीचर्स को एक वक्त पे चीप कहा गया था वही फीचर्स अब लग्जरी बन चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उन्हें वाइट बॉडीज ने एक्सेप्टेबल बना दिया है। कुछ लोगों के लिए ये बॉडी पॉजिटिविटी है, सेल्फ लव है, पर बहुतों के लिए ये नया स्ट्रेस है। किसी पैंट का फिट बट में अच्छा लगेगा या नहीं, मेरी बॉडी वर्थ पोस्टिंग है या नहीं, मुझे शेप वेयर खरीदना चाहिए क्या, यह समस्या बन गया है। एक साधारण जीन्स खरीदना अब मुश्किल हो गया है। अब सवाल, क्या ये बट लव वाकई एम्पावरिंग है? ये डिबेट का मुद्दा है। कुछ लोग कहेंगे बूटी ट्रेंड्स तो सेल्फ लव के लिए हैं, लेकिन जब हर एड, रील और जिम इन्फ्लुएंसर ये कहे कि अगर तुम बूटीलिशियस नहीं हो तो डिजायरेबल नहीं हो, तो ये एम्पावरमेंट कम और प्रेशर ज्यादा बन जाता है। फिटनेस मैगजीन्स आज भी फैटोफोबिया को बूटी क्रेज से छुपाकर बेचती है। फ्लैट स्टमक, बिग बट को एक आइडियल बना दिया गया है और ज्यादातर जेनेटिक्स से आता है, सर्जरी से आता है या फिर फोटोशॉप से। बचपन में जिस बट को लेकर हंसी मजाक होता था, अब वही बट ग्लैमर का, जिम का, जेंडर पॉलिटिक्स का, रेस का और कैपिटलिज्म का सेंटर बन चुका है। बट को लेकर जो प्यार है वो हमेशा से इक्वल नहीं रहा। ये तय करता है कि कौन देख रहा है, कौन बेच रहा है और कौन भुगत रहा है। हेदर नाटकर ने इस पर अपनी किताब में लिखा, टू सी योर बट क्लियरली यू नीड मिरर्स, फोन्स एंड समवन एल्सेस अप्रूवल। मतलब अपने बट को समझने के लिए भी दूसरों की नजर चाहिए होती है। अब आप बताइए, बूटी का सीन आपको फ्रीडम लगता है या बस एक और फिल्टर वाला ट्रैप? आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, बूटी की हिस्ट्री कैसे लगी, हमें इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मेरा नाम है ममता और कैमरे के पीछे है सर्वेश हमारे साथ।